आज आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ है। आज से ठीक 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बदल दी और देश की भी राजनीति, सुरक्षा और संघीय व्यवस्था पर एक लंबी बहस छेड़ी थी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर आर्टिकल 370 क्या था, इसे संविधान में क्यों जोड़ा गया था, क्या इसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत से अलग था और क्या वहां भारत का संविधान लागू नहीं होता था। अनुच्छेद 35A क्या था, केंद्र सरकार ने 2019 में इसे कैसे हटाया और आज 7 साल बाद इसके फायदे और नुकसान को लेकर क्या तर्क दिए जाते हैं। आइए बिना किसी राजनीतिक नारे और बिना किसी उलझी हुई कानूनी भाषा की पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सन्नी तिवारी है और आप देख रहे हैं द हॉक न्यूज। कहानी शुरू होती है साल 1947 से। भारत आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ और उस समय ब्रिटिश भारत के साथ साथ करीब 560 से अधिक रियासतें भी मौजूद थी। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ तुरंत शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला बोला। हालात बिगड़ते देख महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने कहा कि कानूनी रूप से मदद भेजने के लिए जम्मू कश्मीर का भारत में विलय आवश्यक है। इसके बाद ही 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत ने इसे स्वीकार किया और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंची। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने लायक है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कानूनी रूप से हो चुका था। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल नहीं किया गया था। विलय पहले हुआ था, अनुच्छेद 370 बाद में संविधान में आया। उस समय युद्ध जैसे हालात थे, क्षेत्र का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था और जम्मू कश्मीर की अपनी संविधान सभा बनाए जाने की योजना भी थी। इन्हीं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संविधान में एक अस्थायी व्यवस्था बनाई गई। इसे पहले संविधान के मसौदों में आर्टिकल 306A कहा गया और बाद में यही अनुच्छेद 370 बना। इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया, जिसका शीर्ष था अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी के साथ आर्टिकल 370 भी लागू किया गया था। संविधान के मूल पाठ में से स्पष्ट रूप से टेम्परेरी प्रिविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर कहा गया, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित अस्थायी प्रावधान कहा जाता था। अब सवाल यह है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या विशेष अधिकार मिले थे। सबसे आसान भाषा में कहें तो भारत की संसद के बनाए जाने वाले कानून जम्मू कश्मीर में अपने आप लागू नहीं होते थे। शुरुआत में केंद्र सरकार का सीधा अधिकार मुख्य रूप से उन विषयों पर था जिन्हें विलय पत्र में स्वीकार किया गया था, जैसे रक्षा, विदेश मामलों और संचार। दूसरे विषयों पर केंद्रीय कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति या संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती थी। यानी जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था जो 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू भी हुआ था। राज्य का अपना अलग झंडा भी था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज और भारत की संप्रभुता सर्वोच्च थी। जम्मू कश्मीर के निवासियों के पास भारत की नागरिकता ही थी। यह कहना गलत होगा कि उनके पास भारत से अलग कोई स्वतंत्र नागरिकता थी। एक और बहुत बड़ा भ्रम है कि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में भारत का कोई कानून लागू ही नहीं होता। ऐसा नहीं था। 1950 से 2019 के बीच कई राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान और बड़ी संख्या में केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर तक बढ़ाए जा चुके थे। यानी 2019 तक अनुच्छेद 370 का मूल स्वरूप पहले जैसा नहीं बचा था, लेकिन वह विशेष संवैधानिक व्यवस्था का आधार जरूर बना हुआ था। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A की, जिसका नाम अनुच्छेद 370 के साथ सबसे ज्यादा बार लिया गया। आर्टिकल 35A को संसद द्वारा सामान्य संविधान संशोधन के जरिए नहीं बल्कि 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसका आधार अनुच्छेद 370 ही था। 35A में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह तय करने का अधिकार था कि राज्य के स्थायी निवासी कौन होंगे और उन्हें कौन से विशेष अधिकार मिलेंगे। इन अधिकारों में जमीन खरीदने, राज्य सरकार की नौकरियां, छात्रवृत्तियां और कुछ अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा गया था। समर्थकों का कहना था कि इससे स्थानीय लोगों को जमीन, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती थी
उनका तर्क था कि पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य की जनसांख्यिकी पहचान को बचाने के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी थे। वहीं विरोधियों का कहना था कि इससे भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों के साथ भेदभाव होता है। कुछ वर्गों जैसे दशकों से वहां रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, वाल्मीकि समुदाय के लोगों और कुछ अन्य समूहों को पूर्ण स्थानीय अधिकार नहीं मिलते। महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी लंबे समय तक विवाद रहा। हालांकि बाद में न्यायिक फैसलों ने कई स्थितियों में महिलाओं के संपत्ति अधिकार सुरक्षित किए। फिर भी 35A के तहत बने स्थायी निवासी कानूनों की समानता और भेदभाव के आधार पर लगातार आलोचना होती रहती। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आर्टिकल 370 अस्थायी था तो वह करीब 70 साल तक कैसे चला। इसका जवाब अनुच्छेद 370 की अपनी भाषा में छिपा था। आर्टिकल 370 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति को इसे समाप्त या संशोधित करने का अधिकार था, लेकिन इसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने अपना काम पूरा करके 1957 में खुद को भंग कर दिया था, लेकिन उसने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की और यहीं से कानूनी विवाद खड़ा होता। एक पक्ष कहता था कि संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए आर्टिकल 370 को हटाने का रास्ता बंद हो गया और यह व्यवस्था व्यवहार में स्थायी बन गई। दूसरा पक्ष कहता था कि संविधान में से अस्थायी कहा गया था, इसलिए संविधान सभा के समाप्त हो जाने से राष्ट्रपति की शक्ति हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती। अब आते हैं 5 अगस्त 2019 पर। उस समय जम्मू कश्मीर में निर्वाचित राज्य सरकार नहीं थी। राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत था और राज्य विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग संसद कर रही थी। केंद्र सरकार ने सबसे पहले संविधान आदेश 272 यानी CO 272 जारी किया। इसके जरिए भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए। साथ ही आर्टिकल 367 में व्याख्या संबंधी बदलाव कर अनुच्छेद 370 में लिखी संविधान सभा को विधानसभा के रूप में पढ़ने का रास्ता बनाया गया। चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद को राज्य विधानसभा की भूमिका में माना गया। संसद का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने CO 273 जारी करके घोषणा की कि आर्टिकल 370 के लगभग सभी प्रावधान निष्प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ शब्दों की एक जरूरी सावधानी है। आम भाषा में कहा जाए तो अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, लेकिन कानूनी रूप से उसका मूल नंबर संविधान से मिटाया नहीं गया, उसे उसी तरह निष्प्रभावी किया गया और इसका विशेष दर्जा देने वाला प्रभाव समाप्त किया गया। इसी के साथ आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया है, क्योंकि वह 1954 के उसी राष्ट्रपति आदेश से आया था जिसे 2019 की नई व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लेकिन इसके अगले चरण में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इसके तहत पुराने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा का प्रावधान रखा गया। दूसरा लद्दाख, जहां विधानसभा का प्रावधान नहीं रखा गया। यह पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। अब सवाल यह है कि सरकार ने 370 हटाने के पीछे क्या कारण बताए। सरकार का कहना था कि आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच मानसिक और कानूनी दूरी पैदा की। सरकार ने दावा किया कि अलग अलग संवैधानिक व्यवस्था के कारण कई केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में सीधे या समान रूप से लागू नहीं होते थे। इनमें सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति जनजाति, शिक्षा अधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को कमजोर वर्गों से जुड़े कानूनों का उदाहरण भी दिया। दूसरा तर्क यह था कि एक देश में 2 संवैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती। सरकार का कहना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पर भी सही और वही संविधान लागू होना चाहिए जो देश के बाकी राज्यों में लागू होता है। तीसरा बड़ा तर्क था विकास और निवेश का। केंद्र का दावा था कि जमीन और स्थायी निवासी संबंधी पुराने प्रतिबंधों के कारण निजी निवेश, बड़े उद्योग और रोजगार के बुनियादी ढांचे कश्मीर तक नहीं पहुंचे। चौथा तर्क था सुरक्षा से जुड़ा। सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 के विरोधियों का कहना है कि अलगाववादी राजनीति से विशेष दर्जे का इस्तेमाल भारत से दूरी दिखाने के लिए किया गया और यह व्यवस्था आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई साबित हो सकती है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि आतंकवाद की वजह सिर्फ एक संवैधानिक आर्टिकल नहीं हो सकता है। सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान का समर्थन, स्थानीय राजनीति और असंतोष, बेरोजगारी भी दशकों तक चली आ रही इस आतंकवादी हिंसा का कारण है। अब फायदे की बात करते हैं। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के कारण भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू होता है। सभी केंद्रीय कानूनों के लिए राज्य से अलग से सहमति लेने की पुरानी संवैधानिक व्यवस्था नहीं रह गई है। स्थायी निवासी और गैर स्थायी निवासी के बीच अब कई कानूनी अंतर खत्म हो गए हैं।
पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय और कुछ अन्य वर्गों को भी स्थानीय अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल रहा है। सरकार ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े आरक्षण तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी नियम बदल गया है। केंद्र का दावा था कि पंचायती राज्य व्यवस्था, स्थानीय निकायों और निवेश, पर्यटन के साथ साथ सड़क, रेल व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े कई कामों को गति मिली है। समर्थक ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी राज्यों से अलग दिखाने वाली संवैधानिक दीवार अब खत्म हो चुकी है और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत हुई। लेकिन इस फैसले के आलोचकों के भी सवाल कम गंभीर नहीं है। सबसे पहली आपत्ति प्रक्रिया को लेकर आलोचकों ने पूछा कि जब राज्य में निर्वाचित सरकार या विधानसभा मौजूद नहीं थी, तब उसके लोगों को सहमति के बिना इतना बड़ा संवैधानिक फैसला क्यों लिया गया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को ही राज्य विधानसभा मानकर राज्य की विशेष स्थिति समाप्त कर दी थी। इससे संघीय व्यवस्था और राज्य के अधिकारों पर गलत असर पड़ा है। दूसरी आपत्ति राज्य का दर्जा घटाने पर भी है। भारत के इतिहास में आमतौर पर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया गया है, लेकिन यहाँ एक पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा किया गया। आलोचकों ने इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में कमी बताया। तीसरी आपत्ति ये जताई कि सुरक्षा पाबंदियों को लेकर फैसले से सरकार को बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ता है। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें हिरासत में लेकर नजरबंदी कराया जाता है। सरकार ने इन कदमों को हिंसा रोकने और जान माल की सुरक्षा का कारण बताया, लेकिन आलोचकों ने इन्हें नागरिक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। चौथी चिंता जमीन और पहचान को लेकर है। कश्मीर और जम्मू के कई स्थानीय लोगों को आशंका रही है कि बाहर के लोगों के लिए जमीन तथा रोजगार के अवसर खुलने से उनकी जनसांख्यिकी और संस्कृति के साथ साथ स्थानीय संसाधनों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि जमीन से जुड़े नियमों में सुरक्षा के प्रावधान मौजूद हैं और बदलाव का उद्देश्य विकास तथा समान अवसर देना है, न कि किसी समुदाय की पहचान मिटाना। अब सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले को वैध माना था? तो जी हां, आर्टिकल 370 में किए गए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान माना था और राष्ट्रपति द्वारा इसे निष्प्रभावी करने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद से ही उसके पास ऐसी अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं थी जो भारत के दूसरे राज्यों से अलग हो। हालांकि अदालत ने संविधान के आर्टिकल 367 में संविधान सभा को विधानसभा के रूप में बदलकर पढ़ने वाली विशेष प्रक्रिया को गलत माना था और इसके बावजूद अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 के खंड 3 के तहत इसे निष्प्रभावी करने की शक्ति है, इसलिए अंतिम परिणाम वैध बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग को भी बरकरार रखा था। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वैधता पर भी अदालत ने अंतिम फैसला सही सुनाया, क्योंकि केंद्र की ओर से राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया गया था। अदालत ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के दिशा में भी कठोर कदम उठाने के लिए आदेश दिए थे। अब कुछ ऐसे सीधे सवाल हैं जो अक्सर आम लोगों के मन में आते हैं, वो भी जान लेते हैं। क्या आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था? इसका जवाब है नहीं। जम्मू कश्मीर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारत का हिस्सा बना था। वहीं अनुच्छेद 370 उसकी भारत के साथ संवैधानिक व्यवस्था तय करता था। क्या 2019 से पहले वहां भारत का झंडा नहीं फहराया जाता था? दूसरा बड़ा सवाल। इसका भी जवाब है कि भारत का तिरंगा वहां राष्ट्रीय ध्वज था और सरकारी संस्थानों पर फहराया जाता था। राज्य का अपना झंडा भी था, जिसे 2019 के बाद अलग राज्य ध्वज की संवैधानिक मान्यता समाप्त की गई। क्या पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था? इसका जवाब है शुरुआती वर्षों में राज्य के शासन प्रमुख को प्रधानमंत्री या संवैधानिक प्रमुख को सदरे रियासत कहा जाता था, लेकिन 1965 के बाद से ये पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल कर दिया गया। चौथा बड़ा सवाल कि क्या 370 के कारण भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर जा नहीं सकते थे? जवाब है नहीं। भारतीय नागरिक वहां घूमने, पढ़ने और काम करने के लिए जा सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से वहीं के निवासी या स्थायी निवासी के अधिकारों से वंचित रह जाते। पांचवा बड़ा सवाल कि क्या आप कोई भी व्यक्ति कश्मीर जाकर तुरंत कोई भी जमीन खरीद सकता है? बता दें आपको कि मामला इतना सीधा नहीं है। 2019 के बाद पुराने स्थायी निवासी प्रावधानों के बदलाव हुए हैं, लेकिन कृषि भूमि और जमीन के उपयोग से जुड़े अलग अलग नियम अब भी मौजूद है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि हर कोई जाकर वहां जमीन खरीद सकता है, और वो भी आसानी से।
छठा बड़ा सवाल कि क्या आर्टिकल 370 हटते ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। आतंकवाद जैसे जटिल मुद्दे किसी एक संवैधानिक बदलाव से नहीं समाप्त हो सकते हैं। सुरक्षा संबंधी कुछ संकेतकों ने सरकार सुधार पर दबाव जरूर डाला है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं लक्षित मामले हैं। ये पूरी तरह से दूसरे देशों पर भी निर्भर हैं और अपनी सुरक्षा प्रणाली पर भी। आखिरी बड़ा सवाल कि क्या इससे कश्मीर की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी? तो यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि संवैधानिक विशेष दर्जे पर प्रश्न कानूनी रूप से काफी हद तक तय हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की कार्रवाई को वैध माना था। लेकिन राजनीतिक विश्वास, सुरक्षा और रोजगार विस्थापित, साथ में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी, स्थानीय प्रतिनिधित्व और राज्य का दर्जा, ये प्रश्न अभी भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा है। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल कि क्या 7 साल बाद कोई निष्कर्ष निकला है? समर्थकों के लिए 5 अगस्त 2019 राष्ट्रीय एकीकरण, समान संविधान और जम्मू कश्मीर को नई विकास व्यवस्था से जोड़ने वाला ऐतिहासिक दिन है। वहीं विरोधियों के लिए यह फैसला राज्य की सहमति के बिना लिया गया एक केंद्रीय कदम है, जिसने संघवाद, नागरिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय पहचान को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। सच्चाई यह है कि अनुच्छेद 370 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं था, इसमें भारत का विभाजन, जम्मू कश्मीर का विलय, पाकिस्तान से युद्ध, स्थानीय राजनीति, आतंकवाद, विस्थापन, लोकतंत्र और पहचान के साथ साथ राष्ट्रीय एकता की सभी परतें जुड़ी हुई है। इसलिए यह केवल फायदा या केवल नुकसान कहकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती है। 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक व्यवस्था बदल दी गई थी, लेकिन उस बदलाव की असली सफलता का फैसला सिर्फ कानून की किताब से नहीं, उसका फैसला इस बात से तय होगा कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को कितनी सुरक्षा मिली है, कितने रोजगार मिले हैं, कितने निवेश जमीन पर उतरे हैं और साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत हुई हैं, विस्थापित परिवार कितने सम्मान के साथ घर लौटे हैं और लोगों का सरकार के बीच कितना भरोसा बढ़ा है। क्योंकि किसी भी संवैधानिक बदलाव की अंतिम परीक्षा यही होती है कि क्या उसने आम नागरिकों का जीवन बेहतर किया, क्या लोकतंत्र को मजबूत किया और क्या देश के साथ दिलों की दूरी को भी कम किया। आज आर्टिकल 370 की 7वीं वर्षगांठ है और आज भी ये बहस जारी है, लेकिन इसकी पूरी कहानी समझने के लिए नारे नहीं, इतिहास, संविधान और जमीन पर दिखाई देने वाले परिणाम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द हॉक न्यूज।